22 मई 2019 की बात है, जब सुबह का समय हो रहा होता है और उसी दरमियान आगरा जयपुर एक्सप्रेसवे पर एक लड़की बिना कपड़ों के दौड़ती हुई नजर आती है। जैसे ही उस लड़की के ऊपर किसी की नज़र पड़ती, वो लोग उससे बचते बचाते अपनी गाड़ियों को दूर लेकर चला जाया करते थे। वो लड़की हाथ देकर कोशिश करती, मदद मांगने की कोशिश करती, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि लड़की के बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे। वो सही से चल भी नहीं पा रही होती है और वो किसी तरीके से लंगड़ाते हुए उसी हाईवे पर मदद की गुहार लगाती रहती है। बार बार लोगों को वो रुकने का इशारा करती, उनसे मदद की भीख मांगती, क्योंकि उसके पास मोबाइल तक नहीं होता है और उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून गिर रहे होते हैं और शरीर के बहुत सारे अंगों से खून टपक रहे होते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए जब वो काफ़ी आगे तक धीरे धीरे दौड़ते हुए चली जाती है, तो सामने से एक व्यक्ति जा रहा होता है, जिसकी नज़र जैसे ही उस लड़की के ऊपर पड़ती है, वो सीधे अपने जेब से मोबाइल निकालता है और सीधे पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है कि आगरा जयपुर एक्सप्रेसवे पर एक लड़की जो बिना कपड़ों के दौड़ रही है, कृपया आप लोग जल्दी से आ जाइए। जैसे ही पुलिस को इस तरीके की सूचना मिलती है, पुलिस आनन फानन में उस जगह पर पहुंचती है और देखती है कि सही में एक लड़की बिना कपड़ों की एक जगह पर खड़ी है, पैर भी नहीं रख पा रही है, रो रही है और मदद की गुहार लगा रही है। जैसे ही पुलिस की वैन वहां पर पहुंचती है, सबसे पहले गाड़ी में रखे चादरों को उस लड़की को दिया जाता है, उसे उठाया जाता है और तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उस लड़की को लेटा करके अस्पताल के लिए भेज दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी इतनी दर्दनाक है, यकीन मानिए कि निर्भया हत्याकांड से भी खतरनाक। इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि लड़की का दिमाग घुटनों में होता है, उनके लिए ये बेहद बहुत बड़ा सबक है। उनको तो खास तौर से ये कहानी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसी क्लाइमेक्स जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है और पुलिस के सच्चाई सामने आने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक नहीं 5-5 जिंदगियां दांव पर लगती हैं। तो पूरी कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब जैसे तैसे एम्बुलेंस उस लड़की को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचती है, उसे वहां पर डॉक्टरों के द्वारा आईसीयू में भर्ती कराया जाता है और जब जांच पड़ताल किया जाता है तो देखा जाता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में एलईडी बल्ब के टुकड़े पड़े हुए हैं, कुछ इंजेक्शंस पड़े हुए हैं और इस तरीके की बर्बरता देखते हुए डॉक्टरों की टीम भी हैरान थी और पुलिस के लोग भी हैरान थे कि आखिर कोई इस लड़की के साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार कैसे कर सकता है। लेकिन जो कुछ सामने था उसे देखकर पुलिस बेहद हैरान थी और डॉक्टरों के द्वारा दवा लगातार किया जा रहा था और उसके बाद जैसे तैसे उस लड़की को होश में लाया जाता है, उसे खतरे से बाहर निकाला जाता है और फिर उसे पूछताछ शुरू की जाती है। लड़की बताती है कि मैं जयपुर में काम करती थी और मैं वहीं पर एक हॉस्टल में रहती थी, जहाँ पर मेरी दोस्ती एक सोशल एक्टिविटिस्ट जो आदमी होता है उससे होता है, जो ह्यूमन राइट्स को लेकर लोगों की काफ़ी मदद किया करता था। मैं उस पर भरोसा करती हूँ और वो मुझसे 45,000 रुपये उधार मांगता है, क्योंकि मैं पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी भी किया करती थी। ये बात सुनकर पुलिस वाले पूछते हैं फिर आगे क्या हुआ। वो कहती है कि मुझे उन 45,000 रुपयों की जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं बार बार उसके घर जाना शुरू करती हूँ, उससे गुहार लगाती हूँ कि कृपया मुझे वो मेरे 45,000 रुपये दे दो, मुझे अब उन पैसों की बेहद सख्त ज़रूरत है। लेकिन वो शख्स बार बार उन बातों को टाल मटोल करता है और वो पैसे नहीं देता है। जिसके बाद एक दिन वो गुस्सा होकर, यानी 21 मई को फिर एक बार वो ओला से उसके घर पहुंचती है और उससे कहती है कि मुझे मेरे पैसे कल किसी भी कीमत पर चाहिए। और ठीक जैसे ही वो अपने काम से वापस आती है, रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास होते हैं और वो फिर उसी सोशल एक्टिविटीज़ के घर जाती है और वहाँ जाने के बाद वो बार बार उससे यही कहती कि मुझे पैसे दे दो। जैसे ही राइड वाला उसे वहाँ उतारता है और वो उस घर में एंटर करती है तो उसके सर पर
किसी भारी चीज से हमला कर दिया जाता है। जैसे ही हमला होता है वो लड़की बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद वो पूरी तरीके से होश में नहीं रहती है और उसके बाद जब उसकी नींदें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक कमरे में पाती है। कमरे में पाती है तो देखती है कि उसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं हैं। कुछ लोग, तकरीबन 3 की संख्या में लोग सामने खड़े होते हैं जो सिगरेट पीते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट को दागते हैं, उसके शरीर के एक एक अंगों को दागते हैं और उसके बाद वो इतना सारा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो तुरंत फिर एक बार बेहोश हो जाती है। और जब इस बार वो बेहोश होती है तो जब इस बार उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो किसी झाड़ी में पड़ी हुई है। उस झाड़ी में से वो किसी तरीके से अपने आप को हिम्मत जुटाती है और उस झाड़ी से ऊपर जा रहे एक्सप्रेस वे पर पहुंचती है और वहां पर वो काफ़ी लोगों से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा होता है। लेकिन भला हो उस शख्स का जिसने गाड़ी रोकी और इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। जैसे ही आगरा पुलिस इस पूरी कहानी को सुनती है, यकीन मानिए आगरा पुलिस के पैरों तले तो मानो जमीन खिसक जाता है। वो सोचती है कि जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। आखिरकार पुलिस की कई टीमें तुरंत जयपुर के उस सोशल एक्टिविटिस्ट के घर की तरफ रवाना होती हैं। कुछ टीमें जहां पर ये घटना हुई होती है यानी उस झाड़ी की तरफ जाती है, कुछ टीमें जहां से इसको उठाया जाता है वहां जाती है और इस तरीके से पुलिस बेहद एक्टिव रहती है। क्योंकि जब से निर्भया हत्याकांड हो जाता है उसके बाद इतना विभत्स तरीके से कि प्राइवेट पार्ट में बल्ब के टुकड़े, सिरंज पाए जाना, ये सब पुलिस के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण रहता है और पुलिस और तेजी से कार्रवाई शुरू कर देती है इस मामले में। जितनी तेजी से पुलिस कार्रवाई करती है उतनी तेजी से ही पुलिस को नए नए चीज़ें भी आगे समझ में आती हैं। दरअसल बताए गए जानकारी के मुताबिक लड़की जिन लोगों के बारे में बताती है कि जिन 3 लोग उसके साथ मिलकर इस गैंगरेप की घटना को अंजाम दिए थे, उसमें एक डॉक्टर होता है, दूसरा पुलिस में सिपाही होता है और तीसरा सोशल एक्टिविस्ट होता है और चौथा उसी कांस्टेबल का एक दोस्त होता है जो सिपाही होता है, उसका एक दोस्त होता है और 5वां एक और व्यक्ति होता है। पुलिस ये सब जानकर हैरान रहती है कि इतने पढ़े लिखे लोग होकर के आखिर किसी लड़की के साथ इतनी बुरी तरीके से हरकत कैसे कर सकते हैं। लेकिन लड़की ने बयान दिया था उसके साथ इस तरीके की घटना हुई थी तो जांच का विषय पुलिस के लिए था भी। आखिरकार पुलिस के लोग काफ़ी तेज़ी से इस मामले में आगे बढ़ते चले जाते हैं, कार्रवाई और तेज़ी से होती है। तभी पुलिस की कुछ टीमें जो जयपुर गई होती हैं और सोशल एक्टिविटीज़ के घर के आसपास के सारे कैमरे खंगाले जाते हैं। उस लड़की से उसके मोबाइल के बारे में पूछा जाता है तो बताती है कि वो मोबाइल तो मैंने उधर ही छोड़ दी। आनन फानन में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, यानी उस कांस्टेबल के दोस्त को, उन डॉक्टर साहब को और एक सोशल एक्टिविटिस्ट को। जब इन तीनों लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके थाने लाती है और उससे पूछताछ शुरू करती है कि बताओ तुम लोगों ने इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, आखिर तुम लोग तो पढ़े लिखे आदमी हो। तो वो लोग बार बार एक ही बात कहते हैं कि साहब मैं बेगुनाह हूँ, मुझे इस मामले में फंसाया जा रहा है। पुलिस को खैर इन बातों पर यकीन नहीं होता है। वो लोग बार बार कहते हैं कि मेरी घर का CCTV चेक करिए, मेरे मोबाइल का लोकेशन चेक कीजिए, हम लोग इस मामले में कहीं से शामिल नहीं हैं। बार बार ऐसी बात कहने के बाद पुलिस तो पहले अपने तरीके से पूछताछ करती है, क्योंकि डॉक्टर ये बात कह रहा है, सोशल एक्टिविटिस्ट ये बात कह रहा है, तो ज़रूर कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर सबूत इकट्ठा कर रही होती हैं। उसी दरमियान पता चलता है कि जो लड़की का मोबाइल होता है उसका एक दोस्त उसकी बहन के पास ले जाकर दे देता है। अब जब ये बात समझ में आती है तो पुलिस उस मोबाइल की तरफ भी ध्यान देती है, मगर एक दूसरी टीम जो सोशल एक्टिविटिस्ट के घर के पास, जैसे कि लड़की ने बताया था कि वो जाती है और रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास वहाँ वो पहुँचती है और बेहोश हो जाती है। तो जो राइडर उसे ले जाकर छोड़ा रहता है, पुलिस सबसे पहले उससे संपर्क करती है और उससे पूछती है तो बताता है कि हाँ मैडम ने मुझे बुक किया था और एक्टिविटिस्ट के घर के आसपास मैंने उसे छोड़ दिया था। अब पुलिस CCTV कैमरे खंगालती है, क्योंकि उस सोशल एक्टिविटिस्ट के घर के आसपास कई सारे कैमरे लगे होते हैं। जब कैमरे खंगालना शुरू करती है तो पुलिस देखती है कि 22 मई 2019 को रात के तकरीबन 9:15 पर
एक लड़की जिसने अपने पूरे शरीर पर पॉलीथीन लपेट लिया है, उसके मुंह में एक सफ़ेद कपड़ा ठूसा हुआ है और वो लड़की इस सोशल एक्टिविटिस्ट के घर पर रात के तकरीबन 9:15 से 40 के बीच में आती है और बाहर गेट पर घूमती है और उसके बाद वहाँ से फिर चली जाती है। लड़की ने बताया था कि रात के 10:30 बजे वो उसके घर में घुसती है, जबकि उस दरमियान उसके घर में किसी के घुसने का कोई मामला सामने नहीं आता है। अब इधर पुलिस की टीम मोबाइल को लेकर के जब इस लड़की के बहन से पूछताछ करती है तो बताती है कि दीदी का एक दोस्त आया था जिसने ये मोबाइल मुझे दिया और बोला कि मोबाइल को स्विच ऑफ ही रहने देना है। ये सोचकर पुलिस और भी हैरान थी कि इस तरीके से ये लड़की क्यों बहाने बना रही है। उधर तब तक पुलिस के पास मेडिकल रिपोर्ट आ जाती हैं। जब मेडिकल रिपोर्ट आती हैं तो पुलिस उससे भी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इस लड़की के साथ कोई गैंगरेप हुआ ही नहीं रहता है। पुलिस और चौंक जाती है। आखिरकार आनन फानन में पुलिस ने एक फैसला लिया कि क्यों ना, जब इस मामले में सिपाही के पास पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि जो लड़की ये शिकायत करती कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है, उससे पहले उसने एक बार खुद के रेप के इंजाम में सिपाही को जेल में करा दिया है। पुलिस की टीम उस जेल पहुंचती है और उसे पूछताछ करती है। वो बताता है कि साहब 2017 के आसपास की बात है, जब मेरी मुलाकात इस लड़की से होती है और ये लड़की बताती है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। फिर हम लोग एक दूसरे से दोस्ती करते हैं और ये दोस्ती इतनी मेरे ऊपर भारी पड़ती है कि वो लड़की चबरिया मुझसे कहती कि शादी करो वरना मैं तुम्हारे ऊपर बलात्कार के केसेस लगा दूंगी। इस पर वो मना कर देता है, चूँकि वो पुलिस में रहता ही है, बोलता है लगा दो। आखिरकार उसने कुछ चक्रव्यूह रचा और इसे फंसा दिया, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण ये कुछ दिनों तक जो जेल में रहता है, लेकिन फिर वो बाहर चला जाता है। लेकिन फिर इस घटना के बाद जब उससे पुलिस पूछताछ करती है तो उसने इस पूरे कहानी को खोल कर रख दिया कि इस तरीके से वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। अब डॉक्टर साहब से पूछा जाता है कि भाई आप कैसे इसके जाल में फंसे, तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि एक दिन ये लड़की मेरे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आती है। आमतौर पर हम लोग दवा की जानकारी व पूछताछ के लिए हमने इसे अपना नंबर दिया था और ये लड़की बार बार मुझे फ़ोन करती थी और मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और पहले से शादीशुदा था तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। मैं उसे बार बार मना करता हूँ। एक दिन वो मेरे घर पहुँच जाती है और कहती कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे और मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें रेप केस में अंदर करा दूँगी। अब ये बात सुनकर पुलिस पूरी हैरान हो जाती है और आखिरकार हार मानकर फिर एक बार उस राइडर को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम सही सही बताओ कि तुमने इस लड़की को छोड़ा कहाँ था। तब वो बताता है कि जब मैं बार बार इस मैडम को उस दिन छोड़ने के लिए ले जाता हूँ तो ये बार बार रास्ता भूल जाती हैं, और जब रास्ता भूल जाती हैं तो मैं इनसे कहता हूँ कि मुझे सही रास्ता बताइए मैडम, मेरा पेट्रोल खर्च हो रहा है। तो ये उसके घर से थोड़ी देर पहले ही उतर जाती हैं। उसके बाद कहाँ जाती हैं मुझे नहीं पता। पुलिस ने अब इस लड़की को एक बार फिर से बुलाया और इससे कहा कि तुम अपनी सच्ची कहानी बताओगी या फिर हम तुम्हारे ऊपर कुछ अलग तरीके से कहानी जानने की कोशिश करें। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खोल कर रख दिए सामने। अब इस लड़की के पास कोई बहाना नहीं बचता है। तब ये बताती है कि जी हाँ, मैंने डॉक्टर और उस सिपाही दोनों को ब्लैकमेल किया और मैं इन तीनों लोगों को फंसाने के लिए ही अपने प्राइवेट पार्ट में खुद ही एलईडी बल्ब और सिरिंज डालती हूँ और इस तरीके का पूरा नाटकीय रूपांतरण तैयार करती हूँ जिसके कारण ये सारे लोग फंस जाएं। इस पर वो पूछती है कि सोशल एक्टिविटिस्ट की क्या गलती थी, तो बोला कि मैं उससे पैसे मांग रही थी और वो पैसे नहीं दे रहा था, इस वजह से मैं उसे फंसा रही थी। और वो जो दो लोग होते हैं उनके बारे में भी नहीं बताती है। इधर पुलिस ने इन सारे लोगों की उस रात की लोकेशन भी निकाल कर सामने रखती है। उस लोकेशन में सारे लोग उस समय, जिस समय ये लड़की घटना को बताती है, सभी लोग अपने अपने घर में सुरक्षित मौजूद थे और किसी तरीके से कोर्ट ने इसे बाइज्जत बरी किया। लेकिन जो अफसोस की बात होती है दोस्तों, इतने खतरनाक प्लान को बनाने के बाद भी इस लड़की को कोई सज़ा नहीं मिलती है और ये लड़की आज भी खुला घूम रही है। न जाने इस तरीके की दिमाग लगाने वाली और कितनी लड़कियां हैं और कितने ऐसे लोग ब्लैकमेलिंग के इस तरीके के चक्कर में फंसते जा रहे होंगे, शायद ये भगवान ही जाने। लेकिन दोस्तों, सदैव सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और इस कहानी से सीख भी लीजिए कि कभी भी मुसीबत आपके ऊपर कहीं से भी आ सकती है।
तो हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आज की जुर्म के वर्चस्व की कहानी को खत्म करूं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।